ठंड में जेठानी का 1 वर्सेस देवरानी के 10 पकवान। जिंदगी का मजा ही जब है जब उसको अपने पसंद के कामों में गुजार दिया जाए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तो नहीं शादी, क्योंकि जिंदगी का मजा सिंगल रहकर ही लेती ना। अरे मेरी तो मर्जी ही नहीं थी कि मेरी शादी हो, लेकिन माँ बाप ने जिद की थी तो मैं मना ही नहीं कर पाई। सोचा था कि अब नहीं पियूंगी, लेकिन तुमने शादी को याद दिलाकर दिल को भारी कर दिया। अब ये गम बस विस्की से ही भागेगा। सोना ने ऐसे बोलकर शराब से अपने ग्लास को भरा और फिर उसने गट 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 सारी शराब पी ली। सोना एक मॉडर्न के साथ साथ बिगड़ैल लड़की थी, जिसकी शादी एक सुलझे हुए परिवार में हो गई थी। सोना को आवारगी का बहुत ज्यादा शौक था। वो ससुराल जाने के बाद भी अपनी बुरी आदतों को छुड़ा नहीं पाई थी। वो रोजाना शाम को पार्टी किया करती और वो अपने ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती थी। ऐसे ही आज भी वो क्लब में ही थी कि उसकी सास का फोन आया। अरे कौन फोन कर रहा है? तेरी डाइन सास है जो फोन कर रही है। सोना, फोन मत उठाना, नहीं तो बोलेगी कि घर आकर रोटी बना दे। करेक्ट, मैं नहीं उठाऊंगी। सोना का फोन बजे जा रहा था, लेकिन वो थी कि फोन उठा ही नहीं रही थी और बस वो क्लब में नाचने गाने और पार्टी करने में बिजी थी। नहीं उठाया क्या? कोयल, तेरा भी फोन नहीं उठाया? अरे क्यों उठाएगी? उसको तो दिखाई दे रहा होगा कि घर से फोन आ रहा है, तो वो आवारा लड़की क्यों हमारा फोन उठाने लगी? रुकिए, मैं करता हूं। अरे उठा भी लो फोन सोना। मुकुल सोना को फोन मिलाने लगा तो वहीं दूसरी तरफ। सोना, तेरे पति का फोन है, क्या करूं? इन लोगों को प्रिवेसी नाम की चीज का पता है। मैं घर से बोलकर निकली थी कि मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए जाना है, लेकिन ये लोग तो पागलों की तरह बस फोन को बजाए जा रहे हैं। हाँ बोलो मुकुल। सोना, आखिर तुमने फोन उठा ही लिया ना, ये बताओ कि तुम घर से कहाँ गायब हो? मरने आई हुई हूँ। और कुछ? घर से मैं बोलकर नहीं आई थी क्या कि मैं पार्टी करने जा रही हूँ? पार्टी पार्टी पार्टी? तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? उनकी सास उन्हें कुछ नहीं बोलती है क्या? नहीं कहती, क्योंकि उसकी सास ही नहीं है। वो तो बस मेरी एक किस्मत फूटी हुई है कि मैं ससुराल में हूँ। अब जल्दी बताओ कि क्या बात है। घर आ जाओ, अभी तक शाम का खाना भी नहीं बना है। घर आकर अपनी जिम्मेदारी संभालो, समझ आया? और नहीं आओगी तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त कहाँ होगी। मुकुल, तुम और तुम्हारे घर वाले सभी के सभी मेरे चैन के दुश्मन हो। तुम्हें तो चिढ़ होती है ना मेरी खुशियों से, वो भी न जाने क्यों। आ रही हूँ मैं घर, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी ने तो मेरी जिंदगी का सत्यानाश किया हुआ है। कहाँ जा रही है? और कहाँ जाऊंगी, अपनी नरक जैसी ससुराल जा रही हूँ। और कई शादी। चल, हम तो अभी यहाँ और रुकेंगे, तू जा। अपनी सहेलियों के गले लगकर सोना अपने ससुराल आने को निकल गई। ससुराल में सभी उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में वो आधे नशे और आधे होश में घर को पहुंची। दिमाग चकरा रहा है, चक्कर आ रहे, लेकिन घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आज भी पी कर आ रही हूँ। जल्दी से रसोई में जाकर अचार खा लूंगी तो उससे मेरा नशा भाग जाएगा। हाँ, आपने बुलाया? ओलो, मैं आ गई। तो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जाती है? बोल। पार्टी करने? और छोटे कपड़ों से क्या मतलब है आपका? जी आप कुछ मत बोलिए, मैं इससे बात करती हूँ। तू पार्टी कर ले बहू, मैं मना नहीं करती। तेरा जो दिल करे तू वो भी कर, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन बहू, इस सब के साथ साथ तेरी एक जिम्मेदारी है, और वो है तेरा परिवार। अब तो देख, मैं बुढ़िया हूँ, मेरे अंदर अब वो ताकत नहीं है कि मैं सभी के लिए खड़ी होकर खाना बना सकूं या सफाई कर सकूं। और तेरी ननंद, इसके भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो बता, खाना बनाना तेरी ही तो काम हुआ ना, तो तू ऐसे बेफिक्र होकर घर से कैसे निकल सकती है? काम नहीं है मेरा। अपने घर से मैंने इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया था कि खाना बनाना मेरा काम है, समझ आया माँ जी? इसलिए मुझ पर नए नए नियम मत थोपो। जिम्मेदारी की तो मैं जिम्मेदारी निभाती हूँ। अब आप बताइए, खाना ही तो बनाना है, मैं बना कर लाती हूँ। सोना ऐसे बोलकर रसोई में आई और सबसे पहले उसने नशा उतारने को अचार का डिब्बा निकाला। लगता है कि हल्के हल्के नशे में से कुछ ज्यादा ही बोल गई। चलो जल्दी से अचार खा लेती हूँ तो दिमाग खुल जाएगा। सोना ने अचार खाया, जिसके बाद उसने अपने बैग से एक बड़ा वाला मैगी का पैकेट निकाला। अब कुछ ठीक सा लग रहा है। चलो अब जल्दी से नूडल्स बना देती हूँ, और सभी को भूख ही लगी रही है तो नूडल्स खाकर सभी का पेट भर जाएगा। वैसे भी अब रोटी सब्जी बनाने की मेहनत कौन करेगा? वैसे भी सर्दी लग रही है। पार्टी करती हुई तो सर्दी का पता भी नहीं लगता, लेकिन जैसे ही विस्की का नशा उतरता है तो सब कुछ महसूस होने लगता है।
सोना को अब चीजें महसूस होना शुरू हुई थी। सर्दी का मौसम था और काफी कोहरा हो रहा था, जिसकी वजह से सोना कांपने लगी क्योंकि उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। अब तो बहुत जोरों की सर्दी लग रही है। हे भगवान, जल्द से नूडल्स बन जाए तो मैं अपना गर्म वाला नाइट सूट पहन लूंगी। सोना ने सर्दी के चक्कर में जल्दी जल्दी कच्चे पक्के से नूडल्स बनाए और वो एक डिश में उन्हें करके ले आई। ये लीजिए आपका खाना। ओहो, सर्दी लग रही है। हाँ, पार्टी करने जाने में तो छोटे कपड़े पहनकर तुझे सर्दी नहीं लगती है, फिर अब क्यों कांप रही है? अजी, मैंने आपसे कितनी बार मना किया हुआ है कि बहू के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दिया कीजिए। अभी मैं उसकी सास जिंदा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी जल्दी क्या बना दिया तूने? अभी तो तू रसोई में गई थी। खोलकर देख लो ना बाबा, बड़ी सर्दी है। आप अभी कपड़े पहनकर आती हूँ। सोना ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। वहीं किशोर ने जैसे ही डिश को खोलकर देखा तो वो भड़क गया क्योंकि डिश में कोई पकवान नहीं बल्कि 2 मिनट वाली मैगी थी। भगवान भला करे, ये खाना है? 2 मिनट वाली मैगी? माँ, भाभी से तो हद हो गई है। सच में मुगल की बीवी ने तो हमें परेशान कर दिया है। मैं नहीं खा रहा हूँ ये। अगर मैगी ही खानी थी तो हमने उनका इंतजार क्यों किया? ये तो मैं भी बना देता। और माँ, आपने बाहर से खाना इसलिए नहीं मंगवाने दिया क्योंकि वो हेल्दी नहीं होता, लेकिन मैगी क्या बहुत हेल्दी है? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अरे खाइए न खाइए, ऐसे क्यों रखा हुआ है मैगी को? सोना, तुम्हें किसने बोला था कि तुम मैगी बनाओ? अरे आप सभी को शदीद भूख थी और मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने 2 मिनट वाला लेकिन सभी का मनपसंद खाना मैगी बना दिया। मुझे शर्म आ रही है सोना, सभी के सामने तुमने जो आज किया है। सारा दिन में तुम कोई एक काम करती हो और वो एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं हो। देखो, खाना बनाने की बात थी तो मैंने मैगी बना दी है। मेरा फर्ज पूरा हुआ। अब अगर आप लोगों को वो नहीं खाए तो इसमें मैं क्या करूं? अब खाए तो खाओ, नहीं तो मैं दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। सोना की बात को सुनकर कोई घरवाली कुछ नहीं बोले और वो सोने के लिए चली गई। मजबूरन घरवालों को भूख में सोना की बनाई हुई मैगी ही खानी पड़ी। और अब घर में दूसरी बहू के आए बिना गुजारा नहीं होगा। अजी सुनिए, आप पंडित जी को बोल देना कि जब उन्हें वक्त मिले तो वो घर आए, मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है सुजाता। सारा परिवार ही सोना से परेशान था। मैगी खाने के बाद वो सभी सो गए। ऐसे ही अगली सुबह ये ले मुकुल और विवेक, दोनों अपना अपना ऑफिस का डिब्बा उठा लो। ये लीजिए जी, आपका भी टिफिन। लाओ भाई। अरे आज तो बड़ी सर्दी है। अरे बाहर भी कोहरा भी घना हो रहा है। हाँ, रात भर का रुका हुआ टंकी का पानी भी बर्फ हो रखा है। मेरे तो हाथ भी सुन्न हो गए हैं बर्तनों को खंगालने में। सुजाता, तुम्हें ये काम करने की क्या जरूरत थी? सुबह में तो उसे नालायक से काम करवा लिया करो। वो कहाँ उठती है? बेकार है ऐसे किसी इंसान से काम को बोलना। इससे तो अच्छा है कि वो काम खुद कर लिया जाए, किसी की मोहताजगी ना रहे। अब उठेगी वो दोपहर को महारानी और उठते ही अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए बाहर आवारगी को निकल जाएगी। सुजाता, आज उसको कहीं भी मत जाने देना। अच्छा, मैं चलता हूँ। खाने के डिब्बे को लेकर सभी अपने अपने काम पर को निकल गए। कोयल कॉलेज चली गई थी, विवेक और मुकुल दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए थे और किशोर अपनी दुकान पर जा चुका था। और घर में अब सुजाता और सोना ही थी, जिसमें भी सोना अपने कमरे में आराम से सो रही थी। सभी चले गए और मैं घर में अकेली रह गई। वो मैडम माया भी अभी तक सो ही रही है, पता नहीं कब उठ कर आएंगी। चलो, कुछ देर के बाद उठ ही जाएगी, तब तक मैं बैठ जाती हूँ। सुजाता वहीं सोना के जागने के इंतजार में बैठ गई। काफी देर हो चुकी थी लेकिन सोना अभी तक उठकर नहीं आई थी। सारा घर औंधा पड़ा हुआ है, इसको नींद से उठकर नहीं आना है। क्या घोड़े बेचकर सो रही है? कहाँ हो सुजाता जी, जरा आ जाओ। हाँ बोलो उर्मिला जी, क्या लेकर घूम रही हो? मेरी बहू है ना, वो गर्भवती है तो बस उसी की खुशी की मिठाई बांट रही हूँ। अरे ये क्या सुजाता जी, सूरज की किरण फूट गई है और अभी तक झाड़ू भी नहीं लगी है घर में। मेरी बहू तो दिन चढ़ने से पहले ही सारे काम कर देती है घर के। हाँ वो तो है। वैसे सुजाता जी, तुम्हारी बहू तो घर से ज्यादा बाहर दिखने को मिलती है, तो बेचारी वो घर के काम कैसे करेगी? चलती हूँ। जी, अब तो पड़ोसी लोग भी मुझे ताने मारने लगे हैं। सब कुछ इस सोना की वजह से है। ना कोई काम खुद जिम्मेदारी से करती है और घर की किसी बात से भी इसको मतलब नहीं है। अभी जाकर उठाती हूँ मैं इसको। सुजाता ऐसे बोलकर गुस्से में सोना को उठाने के लिए गई और
अरे ओ उठ। क्या है, इसे हटाया किसने मेरे ऊपर से कंबल को? मैंने हटाया। चल उठ, खड़ी हो। सुबह के 12 बजने वाले हैं, खाना बनेगा, सफाई भी होनी है और अभी तक तू सो रही है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लोग क्या क्या कर गुजरते हैं इन घड़ियों में, और तू अपना सारा वक्त बस बिस्तर में ही खर्च कर देती है। उठ रही हूँ। सत्यानाश हो इस बुढ़ी का, मेरे चैन की सबसे बड़ी दुश्मन यही है। अरे खड़ी हो, तुझे यहाँ बैठने को नहीं उठाया है मैंने। उठ रही हूँ, सादा मेरे ऊपर अपने और मत चलाओ माँ जी। सोना मुंह बनाकर उठी और उठते ही वो अपने लिए कॉफी बनाने को रसोई में चली गई और कॉफी बनाकर उसे सोफे पर लेकर वो गर्मा गर्म कॉफी के मजे लेने लगी। ऐसे फुर्सत से मत पी। अब जो वक्त होता है ना फुर्सत से चाय पीने का, वो तूने निकाल दिया है, तो अब जल्दी जल्दी से चाय पी और फिर घर की सफाई कर। हाँ माँ जी, सुन लिया है मैंने, मैं सब कर दूंगी। वैसे भी कामों को जल्दी ही निपटाऊंगी क्योंकि शाम को फिर से मुझे मेरी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाना है। सोना ने ऐसे बोलकर जल्दी से अपनी कॉफी खत्म की, जिसके बाद उसने काम चलाऊ से झाड़ू लगाना शुरू किया। ये झाड़ू बर्तन पोछे जैसे काम मेरी पर्सनालिटी को सूट ही नहीं करते हैं। कहाँ मैं हुस्न की परी, नाजुक कली, और कहाँ ये काम। जल्दी जल्दी से कर देती हूँ। सोना ने काम चलाऊ झाड़ू लगाई, जिसके बाद वो बर्तन धोने को गई और ओए माँ, कितना ठंडा पानी है, मानो एंटार्क्टिका से ही आ रहा है। बुढ़ी बुढ़िया खुद तो आराम से बैठी हुई है और मुझे काम बता दिए हैं। मैं नहीं करूंगी कुछ भी सही से। इन बर्तनों की चिकनाई साफ करने में मैं अपने हाथों को क्यों खराब करूं। चल सोना, काम चलाओ, बर्तन धो और ठंडक पा। सोना ने बर्तन भी बहुत जल्दी जल्दी धोए। उसने सारे काम इतनी जल्दी जल्दी किए थे कि उसने बर्तनों को ढंग से साफ भी नहीं किया था। साथ ही साथ ना उसने झाड़ू लगाने में घर को साफ किया, और बस चालू काम करने के बाद वो बारी थी सोना के खाना बनाने की। मेरे पास की नहीं है किसी के लिए रोटी के सतह दाल भी बनाना। एक काम करती हूँ, सभी के लिए पीली चावल बना देती हूँ ना ही रोटी का झंझट रहेगा और ना ही कुछ और। सोना ने ऐसे बोलकर चावल निकाले और ठंड में उसने सभी के लिए चावल बनाने का फैसला कर लिया। सोना किसी के भी बारे में नहीं सोचती थी। उसने चावल बनने को रखे और वो खुद बाहर जाने को तैयार होने चली गई। बड़ी सर्दी होने लगी है, ऐसा ना हो कि कहीं भी बीमार हो जाऊं। एक काम करती हूँ, खूब अच्छे से आज तो ओढ़ पहन कर निकलूंगी और खूब देर बाहर रहूंगी। लाल लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ, अच्छी लगूंगी। सोना ऐसे ही बाहर जाने को तैयार होने लगी और चावल बन जाने के बाद वो सुजाता को बोलकर घर से निकल गई। आज तो जादू हो गया जी, आपकी बहू सारे काम निपटाकर बाहर गई है, यहाँ तक कि आज तो उसने खाना भी बनाया है। अच्छी बात है, कभी ना कभी तो अकल आ ही जानी चाहिए। चलो, तो देर कैसी करनी, अब वो थोड़ी सी तो लापरवाह है ही, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। वो तो चली गई होगी ना। जाओ तुम दोनों माँ बेटी खाना ले आओ। जी बाबा। कोयल और सुजाता खुशी खुशी रसोई में आ गई और जैसे ही कोयल ने धुले हुए बर्तनों से प्लेट निकाली। माँ, ये बर्तन धुले हुए हैं, लेकिन इनकी चिकनाई और किनारी सभी चीजें तो गंदी की गंदी ही है। दिखा तो जरा, हो सकता है यही साफ ना हुआ हो, बाकी के बर्तन देख। माँ, सारी की सारी एक जैसे हैं। सत्यानाश हो इस आलस भरी का, काम निपटाया नहीं है, काम बस खींचा है इसने। देखूं तो क्या बनाया है, कर दिया सत्यानाश। अरे सर्दी में इसने ये चावल क्यों बना दिए हैं। हमारी बिगड़ैल भाभी कभी नहीं सुधर सकती है, कभी भी नहीं। माँ बताओ कि खाने का कैसे क्या करना है। कैसे करेंगे, अब चल तू रोटी बना और मैं दाल बना लेती हूँ। इस बद दिमाग को ये तो अकल है ही नहीं कि सास ससुर बूढ़े हैं। अगर हमने ये चावल खाए तो निमोनिया हो जाएगा, लेकिन अपने आलस के चक्कर में ये सभी को मरवाना चाहती है। माँ बस, अब और मैं भी ऐसी भाभी के साथ गुजारा नहीं कर सकती हूँ। आप जल्दी से जल्दी विवेक भैया को किसी अच्छी लड़की के साथ शादी करा दो। आज जाऊंगी पंडित जी के पास। सुजाता ने अब ठान लिया था कि वो जल्द से जल्द अपने घर दूसरी बहू लाएगी और घर की परेशानी को खत्म करेगी, और सुजाता ने वैसा ही किया। उसी दिन शाम को वो पंडित जी के पास मंदिर में गई, जहां पंडित ने सुजाता को पूजा नाम की लड़की के बारे में बताया। सुजाता जी, ये बिटिया समझो देवी का अवतार है, अवतार। कितनी संस्कारी और कितनी आदर्श कि मैं बता नहीं सकता। आज जहां आजकल की लड़कियां पार्टी और बेकार की बातों में मजे लेती हैं, वहीं ये एकदम सादगी से भरी हुई है। आप चाहो तो आपके बेटे विवेक की शादी का प्रस्ताव मैं पूजा के घर ही ले जाऊं। पंडित जी, अगर लड़की सच में इतनी अच्छी ही है तो आपका एहसान रहेगा, आप जल्द से जल्द विवाह की बात करें।
सुजाता की बात सुनकर पंडित मुस्कुरा दिया और उसने तभी पूजा के घर सुजाता के रिश्ते की बात पहुंचा दी। पूजा एक गरीब घर की लड़की थी। जब गरीब परिवार को पता चला कि सुजाता एक अमीर औरत है तो उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई और उसी वक्त सुजाता के बेटे विवेक का रिश्ता पूजा से पक्का हो गया। सुजाता के घर में सभी सोना के बर्ताव से काफी परेशान थे, जिसकी वजह से पूजा की शादी काफी जल्दी विवेक से हो गई और आज पूजा की पहली रसोई की रस्म थी। पूजा सवेरे से ही जागी हुई थी और वो अब दोपहर हो चुकी थी। माँ जी, ये लीजिए प्रसाद लीजिए। मैंने सुबह पूजा की थी, लेकिन सुबह के वक्त सभी लोग नहीं थे तो मैं प्रसाद नहीं दे पाई। अरे जुग जुग जियो बहू। सुजाता, कितने वक्त के बाद घर के मंदिर की घंटी बजी है। स्वयं मानो माँ बाहर हमारे घर में आई हो। अब मेरे घर का बिगड़ा हुआ हिसाब सुधरने वाला है। मेरे घर में बहू ऐसी आ गई है जो मेरे घर को मंदिर बनाकर रखेगी। बहू, अब काफी देर हो रही है तो तू जा अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। माँ जी, पहली रसोई में मैं क्या बनाऊं? देख बहू, अब हम तो जानते नहीं है कि तू क्या क्या बनाना सकती है। पता चले हम तुझे ऐसा बनाने को दे कि जो तुझसे आता ही नहीं हो। पहली रसोई तेरी बेकार हो जाएगी ऐसे में। इसलिए जो तेरा दिल करे तू वो बना ले। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि कुछ खास ही बनाना है। जी माँ जी। पूजा बड़े ही आदर से सभी से पेश आ रही थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी और उसकी भाषा मीठी और नरम थी। पूजा ऐसे बोलकर रसोई में जा ही रही थी कि सीढ़ियों से उतरती हुई सोना ने उसे रोका। रुको, ज्यादा ना तुम्हें ये आर्टिफिशियल संस्कार की जरूरत नहीं है। हम जैन सी लड़कियां कैसी होती हैं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। सब सुन लिया है मैंने। ज्यादा आदर्श मत बनो। लेकिन भाभी। बहू, तेरे अंदर तो एक ढेले के संस्कार नहीं है और तू हमारी संस्कारी बहू को भी अपनी तरह ही समझ रही है, तो ये तो सही नहीं है ना। सोना भाभी, जलो नहीं। ऐसे नहीं बोलो। बस जबरदस्ती अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जानती हूँ मैं कि तुम्हें मेरे बारे में घर वालों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कितना अच्छा लग रहा होगा। आई बड़ी। सोना ऐसे बोलकर बढ़ चढ़ करते हुए अपने कमरे में ही चली गई। वहीं पूजा रसोई में खाना बनाने को आ गई और मेरी जिठानी मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही थी? कोई नहीं, ऐसे ही कर रही होंगी। मुझे क्या, मैं तो अपना खाना बनाने पर ध्यान देती हूँ। मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? हाँ, जो मैं मायके से सोच कर आई थी आज मैं वही बनाऊंगी। वेज बिरयानी, साथ में पनीर की सब्जी, पनीर टिक्का, सोया चाप और दाल फ्राई। और इसी के साथ साथ मैं मीठे में बनाऊंगी रसमलाई, खीर, रबड़ी और साइड वाले खाने के लिए रायता और थोड़ी सी बुनी हुई मिर्च। हाँ, मैं यही बनाऊंगी। पूजा को काफी कुछ बनाना आता था। उसने बिना किसी आलस के सारी अपनी सोची हुई चीजें बनानी शुरू कर दी। किसी भी घर वाले को पूजा से इतनी उम्मीद नहीं थी। बहू पूछ रही थी कि क्या बनाऊं। अब मैंने तो बोल दिया कि जो दिल करे वो बना देना। सर्दी वैसे ही हो रही है, कुछ करने को दिल नहीं करता। बहू जो भी बनाए उसको खुशी से खा लेना। हाँ, आपकी पसंदीदा बहू जो है वो जो भी बना कर दे देगी उसको तो आप लोग खा ही लोगे। भाभी, ज्यादा फालतू नहीं बोलो। अगर मेरी पत्नी घर को आपसे बेहतर संभालेगी तो उसकी तारीफ होगी और जरूर होगी। हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा कि वो क्या बनाएगी और कैसा बनाएगी। सोना अपनी देवरानी से पूरी तरह जल रही थी क्योंकि पूजा काफी एक्टिव थी। कुछ ही देर में पूजा ने अपने बनाए हुए पकवान टेबल पर लगा दिया और उसने सभी को बुलाया। सभी टेबल पर दसियों तरह के पकवान देखकर हैरान हो गए। बहू, क्या क्या बना दिया है तूने? माँ जी, मैंने बनाई है बिरयानी के साथ पनीर की सब्जी, पनीर टिक्का, सोया चाप और भी बहुत कुछ है। आइए खा लीजिए। बहू, क्या ये सच में तूने बनाया है? तूने इतना कुछ बनाया है और फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसा बना होगा, लेकिन तू इस शगुन की हकदार है। भाभी, सच्ची आप तो बहुत ही अच्छी हो। अरे अरे, अब मैंने इतना भी कुछ नहीं किया है। चलिए सभी खाना खा लीजिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। पूजा के बोलने पर सभी खाना खाने को बैठे और सभी ने खूब मजे लेकर खाना खाया। सभी खाते हुए पूजा की काफी तारीफ भी कर रहे थे, जिसको सुन करके सोना उससे बुरी तरह से जल गई और सुबह से शाम तक वो फिर से अपनी दोस्तों के साथ आवारगी करने को निकल गई। इतना मत पी। आखिर क्या बात है जो तू इतना पी रही है? आज मुझे मत रोको, मैं बहुत गुस्से में हूँ। सोना ने ड्रिंक करके अपनी जलन को हल्का किया, जिसके बाद वो अपने घर को वापस आई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और अब पूजा को घर में आए हुए एक हफ्ता गुजर चुका था। इस एक हफ्ते में हर एक दिन पूजा ने सभी के लिए 10-10 पकवान बनाए थे और सोना ने बस एक पकवान ही बनाया, वो भी बेदिली के साथ। ऐसे ही आज के दिन। हाँ, तो पूजा बहू को तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उससे तो मैं जैसे बोल दूंगी वो वैसे चलने लगेगी। लेकिन सोना बहू, तू मुझे ये बता कि तेरा क्या किया जाए। अभी एक हफ्ते पहले तूने बोला था कि तू शाम का खाना बनाएगी। वो तूने बस 2 दिन बनाया और फिर से उसमें ढील शुरू कर दी। ऐसे कैसे चलेगा? पूजा बहू तो एक ही दिन में 10-10 पकवान बना देती है और तेरे लिए एक बनाना भी भारी है। क्यों?
हाँ माँ जी, मैंने बोला था कि मैं शाम का खाना बना दूंगी, लेकिन मुझे शाम के वक्त सर्दी लगने लगती है, या दूसरा मुझे मेरी सहेलियाँ शाम को ही घर से बाहर बुलाती हैं, तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। आप चाहती हो कि मैं लाइफ में जरा सा भी फन ना करूँ? अगर यही बात है तो तू तरीके से दोपहर के खाने की जिम्मेदारी ले ले। दोपहर के काम तू कर दिया कर और शाम को पूजा कर दिया करेगी। ठीक है माँ जी, मैं दोपहर का खाना बना दिया करूंगी और पूजा शाम का बना देगी। सुजाता सोना की बात को मान गई और उसने उसे दोपहर का खाना बनाने का काम सौंप दिया। अभी शाम का वक्त था तो सोना चालाकी से बोली, चलो तो माँ जी, अब तो शाम हो रही है, तो आज शाम का काम तो पूजा ही करेगी। ठीक है, मैं कर दूंगी। सोना ने ऐसा पूजा को चढ़ाने को बोला था, लेकिन उल्टा ही हुआ। पूजा चढ़े बिना खुशी खुशी खाना बनाने को रसोई में आ गई और अरे वाह, आज तो मैं सोच ही रही थी कि मेरा आलू की सब्जी के साथ पूरी खाने का दिल हो रहा है, तो अब मैं शाम के लिए आलू पूरी ही बना लेती हूँ, बाकी सब भी शौक से खा लेंगे। पूजा ने आलू पूरी, मटर पनीर, पनीर पुलाव, छोले और काफी कुछ बनाया और शाम में भी सभी के लिए अच्छा टेबल पर सजा दिया। अरे वाह, आज तो शाम में भी अच्छा खाना बना हुआ है, नहीं तो मुझे तो लगा था कि आज भी हमें खाने के नाम पर मजाक ही मिलेगा। विवेक की बात सुनकर सभी हंस दिए। अभी इस वक्त वहां सोना नहीं थी, इसलिए सभी ऐसे मजाक कर पा रहे थे। ऐसे ही थोड़े दिन और गुजरे और अब सोना ने दोपहर का खाना बनाने में भी काफी आनाकानी करनी शुरू कर दी थी। माँ जी देखो ना, सारी रसोई फैली हुई है, न बर्तन धुले हैं और न ही कोई दूसरा काम हुआ है। वक्त ज्यादा होता जा रहा है, सभी खाना खाने को आते ही होंगे। क्या है, क्यों माँ जी से मेरी चुगली कर रही है? भाभी, मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, सारा काम पड़ा हुआ है, जाकर उसको कर दो। क्या काम है? आज मुझे सर्दी लग रही है तो मैं अपने कंबल से नहीं निकलूंगी। बात रही खाने की तो वो मैं बाहर से मंगवा दूंगी। बाहर से मंगवाने का हमारे ऊपर एहसान न करें मैडम जी, इससे तो अच्छा होगा कि आप रसोई की जिम्मेदारी ही छोड़ दो। तू ही तो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हाँ तो गलत क्या बोल रही है बहू, तू किसी भी काम में पूरा नहीं डालती है हाथ, ऊपर से तू इतनी आलसी है कि बस पूछो नहीं। इससे तो अच्छा होगा कि तू कोई काम ही ना करे, ना तेरे भरोसे बैठ रहने से अच्छा है कि काम खुद कर लिया जाए। अच्छा ऐसी ही बात है, मतलब आज तक मैंने जो भी किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है माँ जी, चिंता मत कीजिए, अब ना इस घर में मैं कोई काम करूंगी और न ही आपकी बहू के हाथों से बना हुआ कुछ खाऊंगी। मुझे धमका नहीं, देखते हैं कि कब तक तू ये करेगी। और हाँ, जो तेरा करने का दिल करे ना वो करना, हमारे ऊपर ये इल्जाम न डालना कि मुझे कुछ करने को नहीं देती। सुजाता को भी अब गुस्सा आ गया था। उसकी बात को सुनकर सोना गुस्से में अपने कमरे में चली गई और पूजा ने खाने का साथ साथ घर के बाकी काम भी देखे। पूजा ने हमेशा की तरह ही बिना आलस के सर्दी में सभी कामों के साथ साथ 10 तरह के पकवान बनाए और सोना ने बिना कुछ किए भी बाहर से खाना ऑर्डर किया। इन लोगों को क्या लगता है कि अगर ये मुझे खाना देंगे तो ही मैं खा पाऊंगी? मेरे पास अपना खाना है और बहुत अच्छा। हेलो रेशा, आज शाम को क्लब आ जाना, मैं भी आऊंगी। सोना गुस्से में अब अपने शौकों की ज्यादती कर रही थी। उसने बाहर का मंगवाया हुआ खाना खाया और शाम को वो ड्रिंक और पार्टी करने को क्लब पहुंच गई। माँ, रात के 9 बज गई हैं और भाभी अभी तक नहीं आई है। हाँ तो रात को क्लब जाने वाली लड़कियां इतनी जल्दी थोड़ा ही आती हैं, और आज तो वैसे ही उनके दिमाग को सनक सवार है, आज वो आसानी से घर नहीं आएंगी। कोयल की बात सुनकर पूजा को काफी अजीब लगा, क्योंकि वो कभी भी घर से ऐसे बाहर नहीं गई थी। ऐसे लगभग 1 हफ्ता गुजरा और इस 1 हफ्ते में सोना ने बाहर से खाना मंगवा कर खाया था, साथ ही रोजाना वो क्लब भी गई थी। ऐसे आज के दिन सोना काफी कमजोर लग रही थी। वो अपने कमरे में खाना आने का इंतजार कर रही थी कि तभी कितनी देर हो गई मुझे खाना ऑर्डर किए हुई, पता नहीं कब आएगा। अरे लगता है आ क्या, तुम क्यों आई हो? वो मैं ये बताने आई थी कि माँ जी और बाबा जी दोनों अपने पुराने गांव चले गए हैं, तो मैं आपके लिए घर का खाना लाई थी, इसको खा लो, आप कब से बाहर का ही खा रही हो। तुम्हें मेरी छोटी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सोना ने ऐसे बोलकर अपने दरवाजा बंद कर दिया और उसने तभी अपनी शराब निकाली और वो शराब पीने लगी। इसको तो देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। सोना ने गुस्से में आकर काफी ज्यादा शराब पी ली। उसका पेट खाली था। उस वक्त वो वही पीकर सो गई, लेकिन देर रात को जब उसकी आंख खुली तो उसे उल्टियां लग गई। ये मुझे क्या हो रहा है, इतनी सारी उल्टियां? घर में तो मुकल जी भी नहीं है, बाहर काम से गए हुए हैं, अब मैं क्या करूं? सोना को अपनी मौत नजर आ रही थी। वो मदहोशी में सोती हुई पूजा के पास पहुंची। घर में बस कोयल और पूजा ही थी। जब उन्होंने सोना की यह हालत देखी तो वो डर गई और उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर पहुंची। उन्होंने रात को ही सभी को बुला लिया और सभी घर वाले अब हॉस्पिटल में थे। एक्सक्यूज मी, आप सभी सोना के घर वाले हैं? जी हाँ, मैं उसका पति हूँ। डॉक्टर, क्या हुआ है पूजा को? देखिए, आपकी पत्नी का ख्याल नहीं है शायद आपको। यूं समझो कि यमराज से उनका दामन खींचा है हमने। उनकी दोनों किडनी बेहद कमजोर है।
बाहर की चीजें और धूम्रपान करने की वजह से आज उनकी जान जा सकती थी। जाइए अब मिल लीजिए। रमेश के बोलने पर सभी सोना से मिलने अंदर गए। सोना को इतना होश नहीं था कि वो कुछ बोल पाए। सभी बस उसकी हालत पर तरस ही खा सकते थे क्योंकि उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। कुछ देर के बाद जब सोना को होश आया तो उसने इशारे से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कसम खाई कि वो अब कभी फिर से धूम्रपान या आलस नहीं करेगी। उसी दिन से सोना सुधर गई और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।